बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, एंटी टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीखेंगे कि हम फ्लूइड डायनामिक्स में टर्मिनल वेलोसिटीज़ जो हैं डिफरेंट केसेस में कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप एंटी टेस्ट और एफएससी इवन बीएस लेवल के रिलेटेड वीडियोस के साथ कनेक्टेड रह सकें और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। टर्मिनल वेलोसिटी की बेसिक्स अंडरस्टैंड करनी हो तो आई विल सजेस्ट कि आप एक दफ़ा एफएससी लेवल का ये टर्मिनल वेलोसिटी का जो टॉपिक है उसको सुन लें, उसके बाद फिर हम एंटी टेस्ट कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग ड्रॉपलेट। यहाँ पे ड्रॉपलेट भी हो सकता है, फ्रीली फॉलिंग अ स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, थ्रू अ विस्कस मीडियम, a medium of having coefficient of viscosity eta under the action of gravity। ठीक है, यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव करता हुआ डाउनवर्ड फॉल करेगा स्टूडेंट्स, तो वो अटेन क्या करेगा? कौन सी वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी। और वो ऐसा कैसे करेगा? देखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में इमर्स होता है, जैसे मिसाल के तौर पे पानी में कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो पानी उस पर हर तरफ से एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसे फ्लूइड प्रेशर कहते हैं या फ्लूइड फोर्स कहते हैं। याद रखें, ये ऑब्जेक्ट जितनी ज़्यादा डेप्थ में जाएगा इस पर उतनी ज़्यादा अपवर्ड अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी, क्योंकि डेप्थ में प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। यानी ऊपर से लगने वाली फोर्स नीचे से लगने वाली फोर्स से कम हो जाएगी, सो ऑब्जेक्ट पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगी जिसे अपथ्रस्ट कहते हैं, जो फ्लूइड की मौजूदगी में लाजमी है। सो स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये हमारे पास कोई ड्रॉपलेट है, इस ड्रॉप की डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं। ये फॉर एग्जांपल नीचे फॉल कर रहा है हवा में, तो हवा की डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट कर देते हैं। अब पहली बात तो ये हवा की लेयर्स को डिस्प्लेस कर रहा है नीचे गिरते हुए, तो इट विल बियर एन अपथ्रस्ट। तो वेट को एक फोर्स जो अपवर्ड रिएक्शन दे रही है वो अपथ्रस्ट ऑफ द फ्लूइड है। दूसरी चीज, इस फ्लूइड में फ्रिक्शनल इफेक्ट है बिटवीन लेयर्स, ये फ्रिक्शनल इफेक्ट एक्सर्ट करेगा ड्रैग फोर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, याद रखें, ड्रैग अगर ना भी हो तो ऑब्जेक्ट जब किसी फ्लूइड में इमर्स होता है तो उस पर ड्रैग ना भी हो तो अपथ्रस्ट उस पर लाजमी होता है। सो नाउ ड्रैग भी अपवर्ड, अपथ्रस्ट भी अपवर्ड। जब ये बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगी तब इन तीनों फोर्सेस का बैलेंस होना जरूरी है, यानी डाउनवर्ड वेट विल बी इक्वल टू द अपवर्ड अपथ्रस्ट प्लस ड्रैग फोर्स। अब वेट mg, अपथ्रस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू mg होगा प्लस ड्रैग फोर्स, यानी इसकी इक्वेशन mg जैसी होगी बट ये दोनों चीजों का सम मिल के mg के बराबर होगा। अब मास डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम, यहां से हम मास को लिख सकते हैं डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। तो मास की जगह पे स्टूडेंट्स लिखा डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम इनटू जी यू प्लस एफ डी। अब गौर से सुननी है इक्वेशन, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओ बी जे, जो भी ऑब्जेक्ट फॉल करा उसकी डेंसिटी, उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और ग्रेविटी जी। स्टूडेंट्स, अप थ्रस्ट की बिल्कुल ऐसी आइडेंटिकल इक्वेशन लिखनी, सिर्फ डेंसिटी के फर्क के साथ। 4/3 पाई आर क्यूब जी, यहां पर डेंसिटी ऑफ एयर या ड्रॉपलेट की बजाय डेंसिटी ऑफ एयर आ जाएगा या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आ जाएगा। ऑलराइट, प्लस द ड्रैग फोर्स जो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है, एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, और चूंकि टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो चुकी है तो वी टी आ जाएगा। यहां से दो रिजल्ट्स निकलते हैं स्टूडेंट्स। अब वो दो रिजल्ट्स क्या हैं? वो दो रिजल्ट्स ये हैं, मैं बुक के साथ इसको रिलेट करता हूं कि अगर तो स्टूडेंट्स जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है इट इज फॉर ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जैसे वाटर ड्रॉपलेट और एयर की अगर हम मिसाल लें तो वाटर डेंसिटी एयर की डेंसिटी से बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हम वो एयर डेंसिटी को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। तो हम सिर्फ इन दो इक्वेशंस को रिलेट करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है Vt इज इक्वल टू एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर, या फिर रिजल्ट आता है Vt इज इक्वल टू 2g आर स्क्वायर रो ओवर 9 ईटा। वन थिंग, लेकिन अगर हम फ्लूइड की डेंसिटी को इग्नोर ना करें तो फिर स्टूडेंट्स आपने करना ये है, आपने इस
टर्मिनल को या इस जो टर्म है इसको इस तरफ ला के माइनस करना है और वी टी के लिए इसको सॉल्व करना है, आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। ये काम करके आपने ये इक्वेशन बनानी है। 2gr² डेंसिटी, अब गौर करें तो ये बिल्कुल ऐसी आइडेंटिकल इक्वेशन है, लेकिन इसमें ये टर्म क्या है, इसके लिए मैं आपको गौर से एक मिसाल देता हूँ। डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, या डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कर लें, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कर लें। स्टूडेंट्स, अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा है, मिसाल वाटर ड्रॉपलेट है और गिर रहा है हवा में, तो देखें वाटर की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट विल फॉल डाउनवर्ड एंड विल अटेन टर्मिनल वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा और क्या अटेन करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी, और इसकी ये वेलोसिटी पॉजिटिव ली जाएगी क्योंकि इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। शुरू में डेफिनेशन लिखी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। नंबर 2, अगली मिसाल, अगली मिसाल ये है कि पानी में अक्सर एयर बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब एयर बबल्स अगर पानी के बॉटम में प्रोड्यूस हों तो वो पानी के सरफेस तक आते हैं। अब देखें, एयर की डेंसिटी या एयर बबल की डेंसिटी अगर रो है और वाटर की डेंसिटी सिग्मा है, तो इट्स क्लियर दैट डेंसिटी ऑफ एयर बबल इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। दैट्स व्हाई द ड्रॉपलेट इज कमिंग अपवर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, सो इट्स डायरेक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव एंड अपवर्ड। चूंकि हम ज़्यादातर केसेस में डाउनवर्ड वेलोसिटीज़ को डील करते हैं, लिहाजा हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाएंगे और हम अपने ये दो रिजल्ट्स पहले वेरीफाई कर लेते हैं। ये दो रिजल्ट्स हमें क्या बता रहे हैं? ये दो रिजल्ट स्टूडेंट्स हमें ये बता रहे हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू m/r। m/r, बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं। टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r²। टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जितनी फ्लूइड की विस्कोसिटी बढ़ती चली जाएगी, उसकी ऑब्जेक्ट की उस मीडियम में टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। अब स्टूडेंट्स, इन दो रिजल्ट्स से सबसे ज़्यादा आने वाले प्रॉब्लम्स को पहले वेरीफाई करते हैं। फिर एक चीज़ कि रेन ड्रॉपलेट्स जब नीचे आते हैं, डाउनवर्ड मूव करते हैं, तो ये सेम वही केस है कि डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट्स ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ एयर से, दैट्स व्हाई दे आर मूविंग डाउनवर्ड। अब सोचें कि बारिश इतनी ऊंचाई से आती है, इतनी स्पीड गेन कर रही होती है, हमें फिर भी उसे चोट नहीं लगती। उसकी वजह कि ये मुसलसल इंक्रीजिंग स्पीड नहीं है स्टूडेंट्स। रेन ड्रॉपलेट्स एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो कांस्टेंट वेलोसिटी हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। अदरवाइज अगर ये स्पीड इंक्रीज करती चली जाए तो बिलीव इट के ज़मीन में सुराख होना शुरू हो जाए, बॉडीज जो हैं वो इंजर्ड होना शुरू हो जाए। तो कांस्टेंट वेलोसिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। धुंध है, फॉग है, इसकी जितनी भी एग्जिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का एक सिंपल जो है वो नमूना है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जब हम प्रॉब्लम्स पे आते हैं तो पहली दो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ये हैं कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का रेडियस चेंज करके दिया हो और आपसे टर्मिनल वेलोसिटी पूछी हो। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट का पहले रेडियस है r, वेलोसिटी है v1। कहता है कि अगर उसका रेडियस डबल हो जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। अब डबल होने का मतलब क्या है? फर्ज करें कि पहले रेडियस है 2 सेंटीमीटर और फिर हो जाए 4 सेंटीमीटर, 3 टाइम्स हो जाए तो माइट भी वो 6 सेंटीमीटर हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए तो R2 कैन बी 4 सेंटीमीटर। अब रेडियस को डबल करने से टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब आपको सबसे बड़ी दो कन्फ्यूजन्स का सामना करना पड़ेगा। पहली, इस इक्वेशन में जो आपके पास रेडियस है वो इन्वर्सली रिलेटेड है और इस इक्वेशन में डायरेक्टली रिलेटेड है। अब हम कौन सा फॉर्मूला चूज करें? स्टूडेंट्स, जब आपको रेडियस डबल करने का कहा जाता है तो यूं होता है कि ये ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी रो है, सेम उसी मटेरियल के ऑब्जेक्ट के रेडियस को डबल किया है तो डेंसिटी उसकी भी सेम है। तो जब हम मटेरियल को सेम रखते हैं और उसकी डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता इन केस ऑफ साइज, उसकी वजह ये होती है स्टूडेंट्स कि हम इस इक्वेशन से ही ये इक्वेशन डिराइव करते हैं
और मास को ही इस इक्वेशन में कन्वर्ट करके डेंसिटी की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर मटेरियल सेम रहेगा तो स्टूडेंट्स जो डेंसिटी है इट विल रिमेन कांस्टेंट। नाउ अब डेंसिटी कांस्टेंट है, इस सिचुएशन में जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मटेरियल वही है और सिर्फ रेडियस चेंज हुआ है तो आपने सिर्फ ये रिलेशन यूज करना है, वी टी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, Vt is proportional to m over r will be rejected here if only radius is given. So now आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं V2 by V1 is equal to R2 by R1 square. Now V2 by V1 इसको V2 is equal to R2 by R1 into V1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए रेडियस कितने टाइम्स इंक्रीज किया, 2 टाइम्स, तो स्टूडेंट्स V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1 बाय R1, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर V1, तो V2 स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ V1। तो सिंपल देखें कि अगर रेडियस डबल हुआ है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अब एक बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट बनेगा यहाँ से कि इफ रेडियस इज डबल्ड न्यू वेलोसिटी इज 2 स्क्वायर, इफ रेडियस विल बी 3 टाइम्स टर्मिनल वेलोसिटी विल बी 3 स्क्वायर, इफ रेडियस इज 4 टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, इफ रेडियस इज 4 टाइम्स तो V2 विल बी 4 स्क्वायर V1, तो हम यहाँ पे शॉर्टकट बना लेते हैं V2 इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ V1। तो स्टूडेंट्स इस रिलेशन को अब फर्दर कैसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं उसकी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि फर्ज करें आपसे कहा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट का रेडियस है 2 सेंटीमीटर्स और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। अगर इस ऑब्जेक्ट या ऐसे ही मटेरियल का एक ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर्स है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? स्टूडेंट्स अब इसको आप रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इस शॉर्टकट को आप कैसे यूज करेंगे, n स्क्वायर V1 को। 8 जो है ये 2 से कितने टाइम्स ग्रेटर है, 4 टाइम्स, तो आप लिखेंगे V2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर V1, V2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16, V1 क्या था 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो स्टूडेंट्स न्यू वेलोसिटी विल बी 16 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। इन्हें सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, मेन चीज इन दोनों में से फैसला करना है कि डायरेक्ट और इनवर्स में से कौन सा रिलेशन यूज होगा। तो रिमेंबर द पॉइंट, इफ रेडियस इज गिवन ओनली देन यू कैन यूज द रिलेशन Vt इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर V1। अच्छा ये तो हो गया रेडियस गिवन। अब अगर मास गिवन हो स्टूडेंट्स तो क्या करना है? अब साइज की बात नहीं हो रही, अब मास की बात हो रही। अब मास जिस इक्वेशन में स्टूडेंट्स उसमें 2 पैरामीटर्स है, उसमें मास भी है और रेडियस भी है। जब हमने R यूज किया तो उस वक्त स्टूडेंट साथ डेंसिटी थी। अब मटेरियल का साइज बड़ा हुआ तो कोई मसला नहीं, डेंसिटी तो सेम रही, बट रिमेंबर जब मास है ना इक्वेशन में तो वहां पे दूसरा वेरिएबल रेडियस भी है। तो अब अगर मास चेंज होगा स्टूडेंट्स तो साथ रेडियस में भी वेरिएशन आएगी। अब स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि अगर कहा गया है कि m0, फर्ज करें कि मास है m0, टर्मिनल वेलोसिटी है v0 या फिर v1 कर लें, इसको m1 कर लें। अगर हमारे पास जो मास है वो 8 गुना इंक्रीज कर जाए तो अब नई टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? अब स्टूडेंट्स मोस्टली सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन ऑफ मास देखते हैं, रेडियस को इग्नोर कर जाते हैं और आंसर सिलेक्ट कर लेते हैं जी कि टर्मिनल वेलोसिटी भी 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। जो आंसर उनका सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी दोनों चीज़ों के प्रोपोर्शनल है तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं V1 इज इक्वल टू m1 ओवर r1। अब मास 8 गुना बढ़ा तो नई टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? नई टर्मिनल वेलोसिटी की हम इक्वेशन लिखते हैं m2 बाय r2। चूंकि मास इंक्रीज किया है तो रेडियस भी इंक्रीज करेगा, यानी V2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ m1 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी टाइम्स ऑफ r1। अगेन लिसन, मास m था तो वेलोसिटी v है, मास 8 गुना बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रेडियस भी बढ़ेगा। अब हमें यही पता चलाना है कि रेडियस कितने टाइम्स बढ़ेगा।
अभी तो मैं आपको ज़रा एक लॉन्गर मेथड बता रहा हूँ, इसके बाद एक शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट पता चल गया तो फिर आपको ये मेथड परफॉर्म करने की, इतनी लंबी डेरिवेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखें, अब गौर से सुने। फ़र्ज़ करें ओरिजिनल वॉल्यूम है V1, अब मास 8 गुना बढ़ा है तो नया वॉल्यूम भी 8 गुना बढ़ जाएगा। सो नया वॉल्यूम, ये वेलोसिटी है, ये V वॉल्यूम है, पहले से 8 गुना बढ़ गया है। नए वॉल्यूम में रेडियस है 4/3 पाई r2 क्यूब, 8 को आप लिख सकते हैं 2 क्यूब, और V1 यानी पुराना रेडियस है 4/3 पाई r1 क्यूब। चूंकि हम स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स यूज़ करें तो हम स्फेयर का वॉल्यूम फार्मूला यूज़ करेंगे। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, r2 क्यूब इक्वल्स टू क्यूब r1 क्यूब, क्यूब रूट लेंगे तो r2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r1। इट मीन्स कि स्टूडेंट्स जब मास 8 गुना बढ़ता है तो बॉडी का रेडियस 2 गुना बढ़ जाता है। यानी एक ऑब्जेक्ट कम साइज में है तो रेडियस कम है, अगर वो 8 गुना बढ़ा हुआ है तो उसका रेडियस 8 गुना नहीं बढ़ा हुआ, उसका रेडियस 2 गुना बढ़ा हुआ। तो अब हम यहाँ पर r2 की जगह पे लिखेंगे 2r1। हम होपफुल कि आपको ये डेरिवेशन समझ आई होगी। अब एक बड़ा हिंट देता हूँ मज़े का, आखिर यहाँ पर डिजिट 8 ही क्यों आया? 8 इसलिए आया क्योंकि जब कैलकुलेटर यूज़ अलाउ नहीं होता स्टूडेंट्स, तो फिर ऐसे डिजिट्स, ऐसे फिगर्स दिए जाते हैं जो विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व हो जाए। अब 8 इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि जब हम ये मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं तो 8 का क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है 2 क्यूब, यानी 8 2 क्यूब होता है। इसके बाद यहाँ पे कौन सा डिजिट इस्तेमाल हो सकता है? 27 यूज़ हो सकता है। क्यों? 27 3 क्यूब के बराबर होता है, यहाँ पे 3 लिखा जा सकता है। इसके बाद 64 यूज़ हो सकता है क्योंकि वो 4 क्यूब होता है, यहाँ पे 4 लिखा जा सकता है। ऑल राइट। अच्छा, 8/2 4 m1/r1 क्या हो जाएगा? V1। इट मीन्स अगर हम फाइनलाइज करें तो V2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V1 आ रहा है। यानी वो जगह जहाँ पर आप आंसर क्या सिलेक्ट करने जा रहे थे, 8 टाइम्स ऑफ V1, वहाँ पे राइट आंसर क्या आ रहा है? 4 टाइम्स ऑफ V1। सो अब इस सारे रिजल्ट को स्टूडेंट्स एक सिंपल शॉर्टकट के साथ समझ लें। आपने शॉर्टकट यूज़ करना है। अगर मास गिवन है, रिमेंबर रेडियस नहीं, मास गिवन है, तो आपने यूज़ करना है V2 इज इक्वल टू n पावर 2/3 V1। अब ये n क्या है? मास कितने गुना बढ़ा? 8 गुना, तो V2 इज इक्वल टू 8 2/3 V1। V2 is equal to 8 can be written as 2 cube 2/3 V1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। V2 is equal to 2 square V1। V2 is equal to 4 V1। एग्जैक्ट सेम आंसर आ गया। तो पिछली डेरिवेशन की बजाय आप सिंपल ये डेरिवेशन याद रख लें, अब वैसे ही रिजल्ट्स याद रख लें। अगर यहाँ पे 27 आ जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा V2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 लिखेंगे आप, यहाँ पर 27 लिखेंगे, ठीक है। कुछ एक सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा, फिर बचेगा 3 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ V1। यहाँ पर अगर 64 आ जाएगा तो यहाँ पर 64 होता है 4 क्यूब, फिर 4 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 16 टाइम्स ऑफ V1। तो सिंपल एंड सिंपल आपने क्या यूज़ करना है? शॉर्टकट 2/3 टाइम्स ऑफ V1। तो स्टूडेंट्स पिछले दोनों शॉर्टकट्स के बाद अब एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि अगर क्वेश्चन आ जाता है दो डिफरेंट मटेरियल्स का, जैसे इफ़ अ हेल स्टोन एंड अ रेन ड्रॉप आर फॉलिंग डाउनवर्ड हुज टर्मिनल वेलोसिटी विल बी ग्रेटर। हेल स्टोन क्या होता है? ये जिन्हें हम ओले कहते हैं, ओले पड़ना, जैसे मुहावरा भी है सर मंडवाते ही ओले पड़े, तो हेल स्टोन कहते हैं ओलों को। ये आइस क्रिस्टल समझ लें। रेन ड्रॉप्स पे आ रहे हैं वाटर। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ आइस से ग्रेटर होती। यही वजह है कि बर्फ पानी पर तैरती है, क्योंकि बर्फ की डेंसिटी कम है। अब आप डेंसिटी और साइज वाला फॉर्मूला पिक कर लें। लेट्स हम ये फॉर्मूला पिक कर लेते हैं 2gr² / 9η।
अब साइज तो दोनों का सेम है, ठीक है, हेल स्टोन एंड रेन ड्रॉप ऑफ सेम साइज, यहाँ पर सेम साइज भी आ रहेगा, साइज का सेम होना ज़रूरी है। अगर दोनों का साइज सेम है स्टूडेंट्स तो फिर R पर भी डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी क्योंकि साइज दोनों का सेम है। तो 2GR9 ईटा ये सारा फैक्टर बचेगा कांस्टेंट। ऑलराइट, अब टर्मिनल वेलोसिटी सिंपल प्रोपोर्शनल किसके आ रही है? डेंसिटी के। तो डेंसिटी किसकी ग्रेटर है? वाटर की। तो टर्मिनल स्पीड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट विल बी ग्रेटर देन द टर्मिनल स्पीड ऑफ हेल स्टोन। ठीक है, ये बात याद रखनी। इसी जगह पर ऑयल और वाटर ये भी यूज हो सकते हैं। अब अगर साइज सेम है दोनों का स्टूडेंट्स तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ ऑयल से ग्रेटर है, लिहाजा टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ वाटर ड्रॉपलेट विल बी ग्रेटर देन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। और एक आखिरी बात ये कि अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछी जाए टर्मिनल वेलोसिटी की तो फर्ज कर लेंगे वेलोसिटी एक्सिस है और ये टर्मिनल वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की और ये है टाइम। तो वक्त गुजरने के साथ साथ पहले वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और फिर एक पॉइंट पर आके जब वो टर्मिनल अटेन हो जाएगा तो द वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट। तो ये ग्राफ स्टूडेंट्स याद रखना है कि द ग्राफ which is familiar या which is similar to such line will be the graph of terminal velocity। और आखिर में एक छोटी सी बात जो एक वेरीफाइड रिजल्ट है, बीएससी लेवल पर टर्मिनल वेलोसिटी की एक इक्वेशन होती है mg ओवर b 1 माइनस e माइनस बी टी ओवर एम। अब माइनस बी टी ओवर एम में बी क्या है? ये जो बी है ये 6 पाई ईटा आर, यानी जो ड्रैग फोर्स वाला कांस्टेंट है ये वो कांस्टेंट है। ये इक्वेशन नॉर्मली यूज होती है टाइम मेजरमेंट्स के लिए। अब जो टाइम मेजरमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह है कि अगर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को वेरीफाई करें, ठीक है, मैं आपको सिंपल एक मिसाल समझा रहा हूँ, मैथमेटिक्स में नहीं लेके जा रहा, कि एक लाइटर ऑब्जेक्ट है और एक हैवियर ऑब्जेक्ट है। इन दोनों में से कौन पहले अपनी 50% ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा? इन टर्मिनल तो दोनों ने अटेन करनी है, दोनों की सेम तो नहीं होगी, लेकिन अपनी अपनी 50% टर्मिनल वेलोसिटीज ये कितने टाइम में अटेन करेंगे? याद रखें स्टूडेंट्स, टाइम फॉर अटेनिंग 50% ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी फॉर अ लाइटर बॉडी will be smaller than the time for attaining 50% of lighter body for a heavy object। lighter object अपनी 50% terminal velocity जो है वो कम टाइम में अटेन करेगा than the higher object। और अगर हम फाइनली एक जनरल व्यू लें टाइम के हवाले से तो ये सिंपल एक कैलकुलेटेड आंसर है कि बॉडीज जो हैं वो तकरीबन 3 to 4 सेकेंड्स के अंदर अपनी 50% टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं, फिर तकरीबन 8 to 9 सेकेंड के अंदर ये 90% टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करते हैं और फिर तकरीबन 15 सेकेंड्स लगते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को 99% टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने में। तो ये था स्टूडेंट्स एक सिंपल थ्योरेटिकल रिव्यू। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड दैट विल बी द टुडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स अब कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। जैसे एमसीक्यू आप देख रहे हैं कि इफ द रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट बिकम्स डबल देन द टर्मिनल वेलोसिटी विल बिकम। अब चूंकि रेडियस गिवन है तो v2 इज इक्वल टू n स्केयर v1, ये शॉर्टकट आप यूज़ करें। v2 इज इक्वल टू डबल हुआ तो 2 स्केयर v1, तो स्टूडेंट्स v2 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v1। तो कौन सा राइट ऑप्शन बनेगा आपके पास? b विल बी द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम इज फॉलिंग थ्रू एयर, द फोर्स ऑफ ऑपोजिशन ऑन इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि एक फ्रीली फॉलिंग ड्रॉपलेट पर दो फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, ड्रैग फोर्स और वेट। तो इस पर जो फोर्स है वो इसके वेट से ग्रेटर नहीं होगी, तो आप सिंपल वेट फाइंड कर लें। mg 100 ग्राम है तो 0.1 kg हो जाएगा, ग्रेविटी
8 हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो 0.98 न्यूटन विल बी द मैक्सिमम फोर्स ऑन दैट फ्रीली फॉलिंग ड्रॉपलेट। कॉन्सेप्ट याद रखें, मैक्सिमम फोर्स उसके वेट के इक्वल होगी। एमसीक्यू है कि अ लेड स्फीयर ऑफ मास m फॉल्स इन अ विस्कस लिक्विड विद अ टर्मिनल वेलोसिटी v0, यानी v1 जो है वो v0 के बराबर है। Another lead sphere of mass 8m will fall through the same liquid with the terminal velocity of, अब मास गिवन है तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था v2 इज इक्वल टू n पावर 2/3 v1। अब n आएगा यहाँ पर 8 2/3 v1, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास v2 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ v1 के। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 4v0, तो ये सी ऑप्शन बनेगा। अब आपके सामने चंद 4 ग्राफ्स हैं स्टूडेंट्स, जिसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व शोज करेक्टली द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो मैंने आपको एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया था कि ये वेलोसिटी एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम पहले इंक्रीज करेगी और फिर आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये जो ग्राफ है ये डी ऑप्शन पे बन रहा है। अब एमसीक्यू है कि 2 फॉग ड्रॉपलेट्स हैव रेडियस 2:3, देयर टर्मिनल वेलोसिटीज आर। अब v1 रेशो v2 मींस r1 स्क्वायर रेशो r2 स्क्वायर। अब r1 है 2 तो 2 स्क्वायर, r2 है 3 तो 3 स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स 4:9, यानी C विल बी द राइट ऑप्शन। Again, a small spherical solid object is dropped from a height in a viscous liquid. Its journey in the liquid is best described by the diagram. तो स्टूडेंट्स उसमें अब इस ग्राफ में एक बड़ी टेक्निकल सी बात ये है कि ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा। ये ग्राफ जो है ये एक नॉन जीरो पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। अब नॉन जीरो पॉइंट में 4 कर्व्स ऐसे हैं कि ये कर्व A, ये कर्व B, ये कर्व C और ये फिर एक लीनियर के साथ कर्व D। इट मीन्स कि उस पार्टिकल के पास पहले से वेलोसिटी है। अब चूंकि वो विस्कस मीडियम में फॉल कर रहा है स्टूडेंट, तो विस्कस मीडियम में ड्रैग फोर्स की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो पहले डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट पिछले ग्राफ से थोड़ा सा डिफरेंट है। जो पहले ग्राफ था उसमें वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो रही है और टर्मिनल तक जा रही। यहाँ पर जो ग्राफ है ये नॉन जीरो पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, यानी वेलोसिटी पहले से एग्जिस्ट कर रही है। अब वो वेलोसिटी विस्कस मीडियम की वजह से डिक्रीज करेगी और डिक्रीज करके इट विल बिकम कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा, जबकि अगर 0 से स्टार्ट लिया जाए तो फिर ये ग्राफ जो होगा वो वैलिड होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें कर्व सी विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ MCQ है कि 2 water droplets of same radius are falling through air, each with a terminal velocity of 5 centimeters per second। तो v1 है जी 5 centimeters per second। Alright, if the 2 droplets coalesces, यानी दोनों droplets आपस में मर्ज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो it means जो है उनका साइज जो है वो पहले से डबल हो जाएगा। तो then the terminal velocity would be, अब देखें मास उनका पहले से डबल हो गया, तो आपको एक शॉर्टकट बताया है कि मास इंक्रीज करे तो v2 इज इक्वल टू n पावर 2/3 इंटू v1। नाउ व्हेन वी विल सॉल्व इट, v2 इज इक्वल टू, अब यहां पर n है 2 टाइम्स, 2/3 इंटू v1। अच्छा, अब बन तो ये रहा है लेकिन ऐसी कोई भी ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रही। अब हमें ऑप्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। देखें, अगर मैं 2 का स्क्वायर अप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4 और पावर पीछे रह जाएगी 1/3 टाइम्स ऑफ v1। तो v2 इज इक्वल टू 4 पावर 1/3 और v1 की वैल्यू कितनी है 5। अब इस ऑप्शन को लोकेट करें तो ये ऑप्शन हमें नज़र आ रही है ऑप्शन ए पर। तो स्टूडेंट्स द ऑप्शन ए होगा वो हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस में लास्ट एमसीक्यू है कि एक लेड शॉट ऑफ 1 मिलीमीटर डायमीटर फॉल्स थ्रू अ लॉन्ग कॉलम ऑफ ग्लिसरीन। ये एक लॉन्ग कॉलम ऑफ ग्लिसरीन है, इसमें एक लेड शॉट है, लेड स्फेरिकल यूँ समझ लें सॉलिड है,
वो इसमें फॉल कर रहा है द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस कवर्ड। अब बहुत ईजी है इसको समझना कि ये है वेलोसिटी, ये है डिस्टेंस। बिल्कुल स्टार्ट में चूंकि वेलोसिटी ने इंक्रीज करना है तो डिस्टेंस कवर्ड भी इंक्रीज होगा, और उसके बाद चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो डिस्टेंस कवर्ड भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स जो ऑप्शन ए होगा वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, दैट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टर्मिनल वेलोसिटी। अगर आपको लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।